हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। ये 18 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ना है। यह आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। इसमें अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो यह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जैसे जिंक, आयरन आदि क्रियाशील धातुएं तनु अम्लों HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसके लिए हम अभिक्रिया लिखते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाई। इससे हमें ये जिंक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन इसकी जगह से हट जाएगा। ये एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया है और इसके वजह से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। धातु को जब अम्ल के साथ मिलाया तो बना लवण और हाइड्रोजन गैस। जिंक धातु की डाइल्यूट H2SO4 के साथ विक्रिया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक है, इन्हें हम तनु अम्ल कहते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। इसको हमने एक्सपेरिमेंट करवाया तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के टुकड़े और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जब इनकी अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया की वजह से यहाँ से गैस बनी। अब देख सकते हैं कि ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, उसके साथ नली लगी हुई है। तो यह गैस निकास नली से होती हुई और स्टब में चली गई। यहाँ टब में हमने डिटर्जेंट का या सोप का घोल लिया हुआ है, जिसकी वजह से जब गैस इसमें से गई तो बुलबुले बनने शुरू हुए। इन बुलबुलों के पास जब हम जलती हुई तिल्ली को ले जाएंगे तो तिल्ली तो बुझ जाएगी और ये बुलबुले पॉप की ध्वनि के साथ में फटने लगेंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि वह हाइड्रोजन गैस है। जलती मोमबत्ती द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। इसका कारण है कि नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक होता है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस बनती है तो यह हाइड्रोजन गैस को गैस की फॉर्म में नहीं रहने देता, इसका ऑक्सीकरण कर इसको जल बना देता है। अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। कम अभिक्रियाशील धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यह एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया है। तो अगर धातु ज्यादा क्रियाशील होगी तो यह हाइड्रोजन का विस्थापन जल्दी से कर देगी और हाइड्रोजन गैस जल्दी से उत्पन्न हो जाएगी। परंतु अगर कम क्रियाशील धातु है, मान लीजिए हमने कॉपर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाई, तो क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है इसलिए हाइड्रोजन की जगह नहीं ले पाएगा और यह अभिक्रिया नहीं होगी। इसे हम यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। ये Zn है और ये एक H और इसके साथ में जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है ये है Cl। अब जिंक जब आएगा इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन को हटा देगा और 2 हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जिंक आ गया है और ये 2 ग्रीन है, क्लोरीन, और हाइड्रोजन गैस इससे मुक्त हो गई है। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जिस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जिंक ने की, उसी प्रकार यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी जिंक अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। यहाँ पर अभिक्रिया होगी। जिंक किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन कम क्रियाशील है जिंक से, और हमारी अभिक्रिया हो जाएगी और उसकी वजह से जो लवण बनेगा उसे हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 और साथ में इसके हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसको बैलेंस करने के लिए 2NaOH कर दिया गया। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह जब धातु के साथ क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है।
अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण ले लिया अम्ल का HCl, और कैल्शियम एक धातु है और इसका ऑक्साइड हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों की अभिक्रिया के कारण हमें CaCl2, इस कैल्शियम ने इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की और साथ में जल बनाया। इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं, तो लवण व जल का निर्माण हुआ। अम्ल धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। यह एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। इसको उदासीन अभिक्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अम्ल ने धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की है। यह धात्विक ऑक्साइड एक क्षार है, इसीलिए इसके साथ बनने वाला लवण और जल है। जब हम अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक के साथ करते हैं तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यह एक अधात्विक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन अधातु होता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो यह एक अधात्विक ऑक्साइड हो गया। इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो यहाँ से लवण एवं जल का निर्माण हुआ। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ, जो कि अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। यह एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। अधात्विक ऑक्साइड एक अम्ल की तरह कार्य करता है या अम्ल का निर्माण करता है, और ये हुआ हमारा क्षारक। तो यह एक तरह से अम्ल क्षारक की, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, वह अभिक्रिया हो गई, लवण एवं जल का निर्माण हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर HCl हमने अम्ल लिया है और इसकी अभिक्रिया जब हमने धातु ऑक्साइड के साथ की, वह एक क्षारक की तरह कार्य कर रहा है। इससे भी लवण एवं जल का निर्माण हुआ। इससे संबंधित अब प्रश्न दिए हैं, आइए अभ्यास करें। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। आयरन की अभिक्रिया HCl के साथ देख लेते हैं। यह एक धातु है, कैल्शियम भी एक धातु है और मैग्नीशियम भी एक धातु है, और ये सभी अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं। अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद इनसे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, ये हमें पता है। इसलिए सबसे पहले हम सब में हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमने H2 निकाली है, इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए सबके HCl के आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से आयरन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमारे पास बनेगा FeCl2। कैल्शियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, CaCl2। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, MgCl2। प्रश्न 2, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जब कॉपर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर एक कम अभिक्रियाशील धातु है। यह हाइड्रोजन को नाइट्रिक अम्ल में से विस्थापित कर ही नहीं सकती, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न नहीं होगी। क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने के लिए इसे पानी में डिसॉल्व करना पड़ता है और इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। अब सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। इसका फॉर्मूला NaAlO2 होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्योंकि अभी यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसीलिए हम इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर वाले हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह पूरा फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अब सोडियम के आगे भी 2 आ गया, इस सोडियम को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने ऐसा किया तो एल्यूमिनियम के आगे भी 2 आ गया, इसीलिए एल्यूमिनियम के आगे हम 2 लगाएंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गए हैं उत्पाद की तरफ में, और इससे पहले वाले में 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर 3 है, इसलिए हम 2H2O कर देंगे। ऐसा करने से हमारे हाइड्रोजन 6 हो गए हैं
4 तो हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन ये, तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई और यहाँ पर 2 और 3 लगा दिया। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? जब हम धात्विक ऑक्साइड को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया दिखा देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्रश्न 5, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? धातु के साथ अचार और चटनी में उपस्थित अम्ल अभिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए धातु के बर्तनों में अचार या चटनी को नहीं रखा जाता है और यह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।